नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज के बुलेटिन में देखेंगे आईआरसीटीसी घोटाला मामले में लालू यादव को मिला बड़ा झटका। जानेंगे क्या आया दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला। साथ ही देखेंगे बिहार वापस लौटते ही एक्शन मोड में दिख रहे तेजस्वी यादव। जानेंगे बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या है जरूरी अपडेट। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आईआरसीटीसी घोटाले केस में लालू यादव को झटका, दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। एक्शन मोड में तेजस्वी यादव, आरजेडी में बड़े संगठनात्मक बदलाव की तैयारी। गोपालगंज में अटका दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग, बलथड़ी चेकपोस्ट पर उमड़ी भीड़। छपरा के मंदिर से 100 साल पुरानी अष्टधातु मूर्तियां चोरी, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। बिहार कर्मियों की नजर 8वें वेतन आयोग पर, कब बढ़ेगी सैलरी और कितना मिलेगा फायदा। तो ये थी आज की सुर्खियां। आइए अब बात करते हैं बड़ी खबरों की। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आईआरसीटीसी घोटाले मामले में कोर्ट ने उन्हें फिलहाल कोई राहत देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले से लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। आइए देखिए पूरी खबर। आरजेडी के सुप्रीमो और बिहार की राजनीति के दिग्गज नेता लालू यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। चर्चित आईआरसीटीसी घोटाला मामले में हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसमें उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के गंभीर आरोप तय किए गए थे। पूर्व रेल मंत्री लालू यादव ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन सुनवाई के दौरान उन्हें कोई राहत नहीं मिली। हालांकि अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। इस केस की अगली सुनवाई 14 जनवरी को तय की गई है। लालू यादव ने कथित आईआरसीटीसी घोटाला मामले में विशेष अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनके साथ साथ उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बेटे और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और 11 अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए थे। इससे पहले 13 अक्टूबर को दिल्ली की विशेष अदालत ने सभी 14 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत औपचारिक रूप से आरोप तय किए थे। ये फैसला लालू परिवार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अदालत ने लालू प्रसाद यादव के साथ साथ प्रदीप कुमार गोयल, राकेश सक्सेना, भूपेंद्र कुमार अग्रवाल, राकेश कुमार गोगिया और विनोद कुमार अस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की गंभीर धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं। ये धाराएं लोक सेवक द्वारा पद के दुरुपयोग और आपराधिक कदाचार से संबंधित है। इसके अलावा अदालत ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मेमर्स लारा प्रोजेक्ट्स LLP, विजय कोचर, विनय कोचर, सरला गुप्ता और प्रेमचंद्र गुप्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी का आरोप भी लगाया है। ये मामला बिहार की राजनीति में भूचाल ला सकता है। अब सभी की नजरें 14 जनवरी की सुनवाई पर टिकी है, जब हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई होगी और यह तय होगा कि लालू यादव को इस मामले में कोई राहत मिलती है या नहीं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यूरोप यात्रा से लौट आए हैं और अब पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद आरजेडी में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। आरजेडी में प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने की भी संभावना जताई जा रही है। आइए देखिए पूरी खबर। तेजस्वी यादव इस हफ्ते से लगातार बैठकों में जुटेंगे। पटना में होने वाली अहम बैठक में संगठन की कमजोरियों और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। जिला और प्रखंड स्तर पर संगठन के निष्क्रिय रहने को हार की बड़ी वजह माना गया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक आरजेडी में जल्द 315 नए पदाधिकारियों की नियुक्ति होगी। इसमें 50 जिला अध्यक्ष और 265 प्रखंड अध्यक्ष शामिल हैं। यह प्रक्रिया 1 महीने में पूरी करने का लक्ष्य है, ताकि संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत किया जा सके। प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल को हटाए जाने की भी चर्चा तेज है। चुनाव में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं होने और संगठन पर पकड़ कमजोर रहने को इसकी वजह बताया जा रहा है। हालांकि अंतिम फैसला तेजस्वी यादव ही लेंगे। आरजेडी ने चुनाव के दौरान पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले 400 से ज्यादा भीतरघातियों की पहचान की है। बागी नेताओं पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है और आने वाले दिनों में और नाम सामने आ सकते हैं। मकर संक्रांति के बाद तेजस्वी यादव बिहार में यात्रा पर निकल सकते हैं।
इस यात्रा के जरिए वे कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे और जनता के बीच अपनी बात रखेंगे। पंचायत चुनाव को लेकर भी आरजेडी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अहम अपडेट सामने आया है। 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र में प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन राज्य कर्मियों को इसका लाभ कब मिलेगा, इस पर अभी असमंजस बना हुआ है। सैलरी बढ़ोतरी, एरियर और टैक्स से जुड़े कई सवालों के बीच लाखों कर्मचारी और पेंशन भोगी फैसले का इंतजार कर रहे हैं। आइए जानते हैं पूरी स्थिति। बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। 8वें वेतन आयोग को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। केंद्र में 1 जनवरी से 8वें वेतन आयोग का गठन हो चुका है, लेकिन सवाल यह है कि बिहार के सरकारी सेवकों को इसका लाभ कब मिलेगा। बिहार में 7वां वेतन आयोग 1 अप्रैल 2017 से लागू हुआ था। इसकी अवधि 2025 के अंत में पूरी हो चुकी है। परंपरा के मुताबिक 8वें वेतन आयोग की अनुशंसाएं 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। हालांकि केंद्र सरकार को अभी आयोग की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट 2027 के मध्य तक आ सकती है। इसके बाद ही नए वेतन मानों की घोषणा होगी। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। इस बार यह 2 के आसपास रहने की चर्चा है। पिछली बार बिहार में औसतन 15% वेतन वृद्धि हुई थी, जिससे राज्य के खजाने पर सालाना 8,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ा था। केंद्र सरकार द्वारा अनुशंसाएं लागू करने के बाद बिहार में वित्त विभाग स्क्रीनिंग कमेटी का गठन करेगा। उसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर राज्य में वेतन वृद्धि पर निर्णय लिया जाएगा। वित्त विशेषज्ञों का आकलन है कि रिपोर्ट आने तक महंगाई भत्ता 70% के आसपास पहुंच सकता है। नए वेतनमान में यह राशि मूल वेतन से जुड़ जाएगी। 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर मिलने वाला एरियर आयकर के दायरे में आएगा। कई कर्मचारी 30% के टैक्स स्लैब में आ सकते हैं। वर्तमान में सरकारी कर्मियों की संख्या में काफी वृद्धि हो चुकी है। ऐसे में राज्य के खजाने पर पहले की तुलना में अधिक बोझ पड़ने की आशंका है। तो देखना यह है कि केंद्र सरकार कब तक आयोग की अनुशंसाएं जारी करती है और बिहार सरकार इसे कितनी जल्दी लागू करती है। सरकारी कर्मचारी इस बार भी पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने इस पर असहमति जताई है। बिहार के 3.5 लाख सरकारी कर्मचारियों और 4 लाख पेंशन भोगियों की निगाहें अब केंद्र सरकार की अनुशंसाओं पर टिकी हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। आइए बाकी की खबरों को देखते हैं फटाफट। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना द्वारा 2026 के लिए नया सर्वे और आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। पात्र ग्रामीण परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपए तक की सहायता राशि मिलेगी, जिसमें विधवा, दिव्यांग और SC/ST परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। छपरा के मशकर में राम, जानकी, लक्ष्मण की करीब 100 साल पुरानी अष्टधातु की मूर्ति चोरी हो गई है। करोड़ों की कीमत वाली इन मूर्तियों की चोरी से पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। ट्रेन की भीड़ से राहत देने के लिए बिहार सरकार अब पटना समेत सभी जिलों में दूसरे राज्यों के लिए सीधे बस चलाएगी। परिवहन विभाग दिल्ली सहित 6 राज्यों में लगभग 60 से ज्यादा शहरों में PPP मॉडल पर सैकड़ों नई बसें उतारने जा रही है। दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग गोपालगंज के बलथड़ी चेकपोस्ट पर पिछले 3 दिनों से खड़ा है, जहां दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। जर्जर डुमरिया घाट पुल और अत्यधिक वजन के कारण इससे आगे पूर्वी चंपारण ले जाने में तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं, जिस पर प्रशासन मंथन कर रहा है। पटना के गर्दनी बाग और बाईपास सिपारा इलाके में PNG की सप्लाई शुरू हो गई है। फिलहाल दर्जनों घरों में गैस पहुंच रही है। वहीं फतुहा के उद्योगों को भी जल्द ही PNG मिलेगी। पटना के गांधी मैदान में होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में इस बार बालिकाएं बैंड बजाएंगे और कराटे का प्रदर्शन करेंगी। शिक्षा विभाग की झांकी में उन्नत बिहार उज्जवल भविष्य थीम पर शिक्षा से जुड़ी योजनाओं को दिखाया जाएगा। पटना नगर निगम ने मॉडल लॉक कॉम्प्लेक्स के दुकानदारों को 7 दिन में बकाया चुकाने की अंतिम चेतावनी दी है। भुगतान नहीं करने पर बिजली पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। 270 दुकानों पर करीब 3.66 करोड़ रुपए बकाया है।
बिहार में शिक्षा विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर करीब 40 लाख रुपए की ठगी का खुलासा हुआ है। आउटसोर्सिंग नियुक्तियों में अनियमितता को लेकर मधेपुरा से एसीएस को शिकायत भेजी गई है। मामले में 4 बिचौलियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और जांच तेज कर दी गई है। पारामौली एलिवेटेड रोड के शुरू होने से पटना से अरवल, जहानाबाद, गया और नालंदा का सफर आसान हो गया है। जो दूरी पहले 1.5 घंटे में तय होती थी वो अब सिर्फ 10 मिनट में पूरी हो रही है। करीब 11 किलोमीटर लंबे इस 4 लेन सड़क से दक्षिण पटना को ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिली है। पहाड़ों पर बर्फबारी के असर से बिहार के 28 जिलों में कोल्ड डे और घना कोहरा छाया हुआ है। ठंड के कारण 8वीं तक के स्कूल बंद है, वहीं कोहरे से फ्लाइट और ट्रेन भी प्रभावित हो रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए बने रहें बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।